हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसआई क्लासेस डुमरियागंज में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स पहले लेसन का ये पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें आज आप लोगों को आवेशन के बारे में परिचित कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को आवेश के बारे में बता दिया गया है, आवेश की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बता दिया गया है। आपको आवेश के बारे में ये बताया गया कि जब किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं तो उस समय उन दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो एक जनरली मेथड था, जिसके आधार पर आपको बताया गया, एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि अगर ये कोई वस्तु है बी, कोई दूसरा वस्तु है ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले जाते हैं। अगर यह इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस वस्तु ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और बी को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और साथ ही साथ इस चार्ज की मात्रा कितना बराबर रहता है, समान परिमाण में रहता है, लेकिन इनकी प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। ए पर पॉजिटिव होगा और बी पर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आवेश को देखा जाए तो आवेश क्या है? आवेश वह गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय हो जाता है, अर्थात उस वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। अब हम इस आवेश की प्रक्रिया को समझेंगे कि आवेश किस तरीके से वस्तु को दिया जाता है, या प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आवेशन। तो आज हम इस आवेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि कितने तरह से या किस प्रकार से वस्तुओं पर चार्ज आता है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग के रूप में लिख दिया गया है आवेशन इंचार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पहले से लिख देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं बोर्ड पर पहले से ही लिख देता हूँ और उसकी व्याख्या मैं उसका पूरा लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो आवेशन आपका ये हेडिंग है, इसमें क्या बताया गया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो हेडिंग डाल करके ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी आप वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आवेशन। अब इस आवेशन की प्रक्रिया जो है ये कितने तरह का हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया गया है आवेशन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो ये चार्जिंग कितने प्रकार का होगा, तो अगर वास्तव में देखा जाए तो आवेशन की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार का होता है। पहला टाइप है इसका संपर्क द्वारा आवेशन। कहने का मतलब जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संपर्क द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा टाइप क्या है इसका, प्रेरण द्वारा आवेशन। कहने का मतलब इसमें वस्तुएं जो है वो संपर्क में नहीं रहेंगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से या दोनों वस्तुओं को एक साथ अगर आवेशित किया जा रहा है तो उस प्रक्रिया में वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगी, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम जानते हैं कि जो इसका फर्स्ट टाइप है संपर्क द्वारा आवेशन, तो इस संपर्क द्वारा आवेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इसका, ए पार्ट नाम दिया गया है घर्षण द्वारा आवेशन, और बी पार्ट जो है उसको नाम दिया गया है चालक द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस फर्स्ट पार्ट के ए पॉइंट पर, यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को हम लेते हैं, जैसे दो वस्तुएं हो गई, अब इन दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में ला करके इसको रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं।
तो जब घर्षण करेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है, तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण में किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया ही क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन है। तो घर्षण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है इसके लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनेंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। पहले एग्जाम्पल में देखिए कुछ लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर एक खाद बना दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ धागों को ले लीजिए आप, छोटे छोटे पार्ट करके इस तरीके से इसे पकड़ लीजिए। कई धागे हों या एक ही धागा कई पार्ट के रूप में ऐसे लटक रहा है। तो अब इसमें आवेश हमें उत्पन्न करना है और किसके माध्यम से? घर्षण के माध्यम से। तो किस तरीके से इसको हम आवेशित करेंगे? तो क्या करेंगे, इन धागों को क्या अपने हाथ से पकड़ करके क्या करिए, इसे तेजी से रगड़िए, ऐसे घर्षण करिए कई बार, 4-5 बार जब आप करेंगे तो उस समय आप क्या देखेंगे, जो लटकता हुआ धागा है ये धागे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। और एक दूसरे के साथ जब दूर दूर हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, इस धागे पर और ये जो हाथ है दोनों पर चार्ज आ जाता है। और कौन सा चार्ज आता है? ये जो धागा है इस धागे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर धागे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाथ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये धागे एक दूसरे से देख रहे हैं दूर दूर हो जाते हैं। तो क्यों दूर दूर हो जाते हैं? इसकी वजह क्या है? क्योंकि धागे पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो एक समान प्रकार का आवेश है, प्रकृति का आवेश है। तो समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो धागे पर जब एक समान रूप से या असमान रूप से भी कह सकते हैं, हर जगह ये इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए धागा क्या होगा? एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है। तो ये धागे पर और हाथ पर किसके माध्यम से आवेश आया है? घर्षण के माध्यम से। तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, कांच की छड़ लिया गया है, यानी कि रॉड लिया गया है जो कि ग्लास का है, और रेशम का कपड़ा लिया गया है। तो अगर इस कांच की रॉड को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस समय क्या देखेंगे कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। एरो का निशान यहाँ पर बना दिया गया है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें जाएंगे? रेशम में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी संख्या निश्चित नहीं है, तो n के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ। n का मतलब कोई संख्या है, 10, 4, 500, 1000, 2000, 10,000 कुछ भी मान सकते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें चले गए? रेशम में। तो अब बताइए यहाँ पर कांच की छड़ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल रहे हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? रेशम को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब आपको यहाँ पर समझना है कि कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश उत्पन्न होगा। और रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा।
तो इस तरीके से घर्षण के माध्यम से आवेश उत्पन्न किया गया है। साथ ही साथ अगर तीसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, बिल्ली की खाल ली गई है, प्लास्टिक की छड़ हो या एबोनाइट की छड़ हो। अगर बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो ठीक इसमें भी यही चीज़ आप देखेंगे कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की जो छड़ लिया गया है इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो इस पर छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बिल्ली की खाल जो ली गई है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिया गया है, चौथा एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया गया है, ऊनी कपड़ा लिया गया है और कुछ पदार्थ लिए गए हैं, अंबर पदार्थ लिया गया है, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़ या रबर ले सकते हैं। तो इसमें भी अगर इस ऊनी कपड़े को रगड़ते हैं इन सब पदार्थों से तो इसमें भी यही घटना देखने को मिलती है कि इस ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या होंगे, इस पदार्थ पर चले जाते हैं। तो इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इन सब पदार्थों पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और साथ ही साथ इस ऊन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। इस एग्जाम्पल में जितनी भी बातें बताई गई हैं उसमें वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं और एक दूसरे से घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, घर्षण द्वारा आवेशन का। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान देंगे। अब हम चर्चा करेंगे चालन द्वारा आवेशन। बी पार्ट है चालन द्वारा आवेशन। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, चालन द्वारा आवेशन। इस चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं हम, किसी चालक तार की आवश्यकता होती है। अब इस चालक तार को हम यूज कैसे करते हैं और किसी उदासीन वस्तु पर हम आवेश कैसे लाते हैं, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद इस चालक द्वारा आवेशन की प्रक्रिया जो है इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक उदासीन वस्तु लेंगे। ये क्या है, एक उदासीन वस्तु। अब इस उदासीन वस्तु को क्या करेंगे, किसी चालक के पास, चालक ये हो गया, और ये चालक जो है पहले से मान लेते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं कोई दूसरा वस्तु है, चालक ना कहिए इसको, आवेशित वस्तु कह दीजिए, आवेशित वस्तु जो कि पहले से आवेशित किया गया है, अब चाहे घर्षण के द्वारा ही आवेशित किया गया हो, किसी भी माध्यम से आवेशित किया गया हो। तो एक उदासीन वस्तु है, एक आवेशित वस्तु। तो इस आवेशित वस्तु पर कौन सा चार्ज है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी आप मान लीजिए, प्लस आवेश ही मान लिया जा रहा है। इस वस्तु पर कैसा आवेश है, धन आवेश। अब इस आवेशित वस्तु और ये जो उदासीन वस्तु है इसको क्या करते हैं, एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। एक चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे। तो जब चालक तार के द्वारा जोड़ देंगे तो उस समय क्या होगा, ये जो आवेश है इस चालक तार के माध्यम से क्या होगा,
और यह स्थानांतरित होकर के किसमें आएगा, इस उदासीन वस्तु पर आएगा। और जब उदासीन वस्तु पर आएगा तो इस पर भी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पहली प्रक्रिया। अब इस चालक तार को आप हटा दीजिए। तो जब चालक तार को हटा देंगे उस समय क्या होगा, ये जो उदासीन वस्तु था अभी तक, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है आ रहा है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा। तो चालक तार को हटा देंगे। तो जब चालक तार को हटा देंगे तो ये जो उदासीन वस्तु है इस पर भी आवेश हो जाएगा, और जो पहले से आवेशित था वो आवेशित रहेगा ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो उदासीन वस्तु है ये क्या हो गया, ये भी आवेशित हो गया। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को समझना है, जैसे कि चालक तार के द्वारा इस आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से जोड़ दिया गया, तो आवेश ट्रांसफर हो रहा है इस उदासीन वस्तु में। तो यह आवेश कब तक ट्रांसफर होगा, इसकी कोई एक निश्चित सीमा होगी। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इस पर जितना आवेश है ये आवेश ट्रांसफर होते होते जब इस पर आएगा, तो जब दोनों पर समान आवेश हो जाएगा तो आवेश ट्रांसफर होने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल केस होता है कि आवेश समान। कोई जरूरी नहीं है कि जितना आवेश इस पर रहेगा उतना ही आवेश इस पर हो जाएगा ट्रांसफर होने के बाद, नहीं। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ, पहले इस प्रक्रिया को समझें। आवेश इस उदासीन वस्तु पर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इन दोनों के बीच विभवांतर शून्य ना हो जाए। कहने का मतलब आवेश की मात्रा, आवेश का परिमाण समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता। यह आवेश तभी तक ट्रांसफर होगा इस उदासीन वस्तु में जब तक कि दोनों के बीच विभवांतर शून्य न हो। तो ये कंडीशन याद रखेंगे आप कि आवेश का जो परिमाण है दोनों पर समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या होगा, जिस स्थिति में दोनों वस्तुओं पर आवेश के परिमाण समान होंगे। तो इसके लिए ये चीज आप नोट के पॉइंट में लिख लेंगे। नोट का पॉइंट, जब दो वस्तुएं एक समान प्रकृति अर्थात दोनों एक ही मटेरियल की है, दोनों एक ही रूप की है, दो पदार्थ लिए गए हैं, ये समरूप है और साथ ही साथ एक ही मटेरियल की बनी है, तो उस समय अगर इस पर मान लिया जाए कि 4 कूलाम आवेश है प्लस 4 कूलाम आवेश और इस पर -2 कूलाम आवेश है, तो जब इसको हम चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे, तो चालक तार के द्वारा जोड़ने पर अब इस कंडीशन पर दोनों पदार्थों पर आवेश की मात्रा समान होगी और जो आवेश की मात्रा समान होगी वो एवरेज के रूप में होगी। एवरेज का मतलब क्या हुआ, ये +4 कूलाम है और ये -2 कूलाम है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से आप भाग दे दीजिए क्योंकि 2 ही आवेश लिए गए हैं। पहला 4 कूलाम प्लस में और दूसरा 2 कूलाम माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से आप भाग करेंगे। तो अगर भाग देते हैं तो कितना मान आएगा, +4 और -2 यानी कि 4 - 2 अपान लिख दिया गया 2/2 कितना आ जाएगा, 1 कूलाम आवेश आएगा। तो अब इस चालक तार को हटा देंगे, तो चालक तार को हटाने के बाद इन दोनों पर 1 कूलाम आवेश और इस पर भी
यह वही स्थिति है जिस स्थिति में दोनों पदार्थों पर या दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान होगी। कब? जब दोनों वस्तु या गोले अगर लिए गए तो दोनों गोले समरूप रहेंगे और साथ ही साथ एक ही मटेरियल के बने होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब चालक तार से इन दोनों गोलों को जोड़ते हैं तो इन दोनों गोलों पर प्रत्येक पर आवेश की मात्रा, चालक तार को हटा देंगे, दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा समान होगी। और वो कितना होगा? दोनों पर जो चार्ज है जोड़ करके आप क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला भी आप लिख सकते हैं कि अगर एक वस्तु पर Q1 चार्ज है और दूसरे वस्तु पर कितना? Q2 चार्ज है और उस समय के लिए चालक तार से इसको कनेक्ट किया गया है, तो कनेक्ट करने के बाद अगर हटा लेते हैं तो प्रत्येक पर जो आवेश की मात्रा होगी, तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा कितना? Q1 प्लस Q2 अपान 2 होगा। प्रत्येक पर आवेश की मात्रा। तो ये प्रक्रिया है चालन द्वारा आवेशन का। यहाँ से फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जब तो एक समान या समरूप गोले हों और उसको कुछ समय के लिए चालक तार के द्वारा जोड़ करके फिर हटा देते हैं तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा कितना होगा? तो आवेश की मात्राओं को जोड़ करके आप क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। तो प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आपने पढ़ा संपर्क द्वारा आवेशन और इसके दो पार्ट बताए गए, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। अब हम चर्चा करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए अब हमें डिस्कस करना है किस पर? प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि किस मेथड के द्वारा? इंडक्शन मेथड के द्वारा। आपको चालन द्वारा आवेशन में क्या बताया गया कि जब किसी आवेशित वस्तु को एक चालक तार के द्वारा किसी उदासीन वस्तु को जब हम जोड़ देते हैं तो उस आवेशित वस्तु से आवेश ट्रांसफर होकर के उदासीन वस्तु पर चला जाता है और इस प्रकार से उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाता है। लेकिन अब हम बाय इंडक्शन मेथड, कहने का मतलब इंडक्शन मेथड में क्या होता है? इसमें क्या था? संपर्क द्वारा आवेशन। इसमें क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें वस्तु जो रहेंगे वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको इंडक्शन मेथड नाम दिया गया है। तो यहाँ पर फिर मैंने लिख भी दिया है कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। तो अब हमें इसका पूरा प्रोसेस समझना है कि किस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन आए। तो इसके लिए मैं कुछ फिगर बना दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इस पर आप ध्यान देंगे। जैसे कि एक वस्तु लिया गया है या एक गोला कह लीजिए, और ये गोला जो है एक कुचालक स्तंभ से जोड़ा गया है। कुचालक स्तंभ, और ये गोला कैसा दिया गया है? उदासीन। गोला कैसा है? उदासीन। अब आपको ये समझना है कि इस उदासीन का मतलब क्या है। तो आप लोग ये बताइए, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि उदासीन वस्तु पर
है। क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है? वस्तु उदासीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि उदासीन वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई आवेश नहीं हो। लेकिन यह बात पूरी तरीके से गलत है। उदासीन वस्तु पर आवेश होता है, और कैसे होता है इसी बात को समझना है। सबसे पहले इस लाइन को, सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस को सही करना है। सेंटेंस, इसका सही सेंटेंस क्या होगा? उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। कोई नेट आवेश नहीं होता है, यानी कि कुल आवेश नहीं होता है, अर्थात कुल आवेश शून्य होता है। अर्थात कुल आवेश शून्य होता है, शून्य होता। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस आपका अब कैसे सही होगा, इस बात को समझना है। इसमें क्या होता है, क्या उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, तो भ्रम में ना रहिए, पूरी तरीके से गलत है। सही क्या होगा? उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, नेट आवेश होगा, वो शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक परमाणु लिया जाए तो परमाणु, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या बताया गया कि परमाणु जो है ये वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन यानी कि परमाणु वैद्युत उदासीन। परमाणु अगर वैद्युत उदासीन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये नाभिक है तो नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो विभिन्न ऊर्जा की कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर प्रोटॉनों की संख्या कुछ मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 10 मान लिया जाए, तो अगर 10 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। तो इस परमाणु पर अगर देखा जाए तो आवेश है, प्रोटॉन का भी आवेश है और इलेक्ट्रॉन का भी आवेश है। जितना प्रोटॉन का आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये उदासीन क्यों हुआ? क्योंकि 10 प्रोटॉनों का आवेश और 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिल करके शून्य हुआ। इसको क्या कहेंगे? कुल आवेश इस परमाणु का शून्य है। इसलिए इस परमाणु को वैद्युत उदासीन कहा गया। तो वैद्युत उदासीन का मतलब उसमें जो पदार्थ जो लिया गया उसमें जितने धन आवेश हैं ठीक उतने ही संख्या में ऋण आवेश भी होंगे, और इस तरीके से परमाणु का जो नेट आवेश होगा वो शून्य होगा, अर्थात कुल आवेश शून्य होगा। तो अब ये सेंटेंस आप लोग समझ चुके होंगे कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता, अर्थात कुल आवेश क्या होगा? शून्य होगा। तो अब इसी टॉपिक से जो है ये चीज रिलेटेड है। प्रेरण द्वारा आवेशन में एक उदासीन गोला ले लिया गया है और इसको कुचालक स्तंभ से जोड़ दिया गया है। तो जब ये उदासीन है तो उदासीन होने के कारण इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे आप इसको दिखा सकते हैं कि ठीक उतना ही क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप इस तरीके से इस पर कोई भी नेट आवेश नहीं है, अर्थात कुल आवेश का मान शून्य है। इस प्रकार से ये गोला क्या है? वैद्युत उदासीन। यहाँ पर जितने प्लस चार्ज को दिखाया गया है ठीक उतनी ही संख्या में माइनस चार्ज को भी दिखाया गया है। अब दूसरा
चला जाएगा, इसलिए इसको कुचालक स्तंभ से जोड़ते हैं। अब हमें प्रेरण द्वारा आवेशन करना है, तो प्रेरण में क्या बताया गया है, किसी वस्तु बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने की प्रक्रिया। तो ये जो है आपका ये फिगर नंबर आप 1 मान सकते हैं या स्टेप मान सकते हैं, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ये जो उदासीन गोला दिया गया है, कुचालक स्तंभ है, ये कुचालक स्तंभ से इसको जोड़ा गया है। अब इसके पास हमें छड़ लाते हैं, संपर्क नहीं करना है, इससे दूर ही रखना है, इसके पास लाते हैं केवल। जब संपर्क मिल जाएंगे तो संपर्क द्वारा हो जाएगा, तो इसे दूर ही रखना है। तो ये छड़ लिया गया है, और ये अगर कोई भी छड़ ले सकते हैं, धनावेशित छड़ ले सकते हैं या ऋणावेशित छड़ ले सकते हैं। पहले हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर ये छड़ धनावेश से आवेशित है तब क्या होगा, ऋण आवेश से आवेशित रहेगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके पास जो है धनावेशित छड़ को लाते हैं। इसके पास जब धनावेशित छड़ को लाएंगे तो उस समय क्या होगा, ये उदासीन है, अर्थात जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। तो ये जो धन आवेश है, इसके ऋण आवेश को, यानी कि जितना भी ऋण आवेश रहेगा, इस ऋण आवेश को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका एक सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। एक तरफ ऋणावेश और दूसरी तरफ धनावेश। ये आपका स्टेप 2 हुआ, या फिगर आप दे सकते हैं नाम 2। आप क्या करेंगे, ये जो गोला है, कुचालक स्तंभ है, यहाँ पर छड़ लाया गया है इसके पास, जो कि धन आवेश से आवेशित था, और एक तरफ क्या है, एक तरफ ऋण आवेश हो गया है इस पर, और एक तरफ धन आवेश। अब क्या करेंगे, इस गोले को हम एक चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो इस चालक तार के द्वारा अगर हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, कहने का मतलब भू-संपर्कित कर देते हैं। जब भू-संपर्कित कर देंगे तो उस समय क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चलाएगा, पृथ्वी में चलाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में। वास्तव में ये धन चार्ज पृथ्वी में नहीं जाता है, इस पृथ्वी से जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो यहाँ पर आकर के, अब जितने मात्रा में धन चार्ज रहेंगे उतनी ही मात्रा में यहाँ से नेगेटिव चार्ज आकर के इस धन आवेश को यहाँ से समाप्त कर देंगे। धन आवेश को समाप्त कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, ऋण आवेश आकर के, कहाँ से, पृथ्वी से आकर के, यहाँ से क्या होगा, पूरे धनावेश को समाप्त कर देंगे। जब पूरे धनावेश को समाप्त कर देंगे तो अब आप देख रहे हैं कि जो गोला है इस पर केवल और केवल क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, इस छड़ को भी अलग करना है, और इस चालक तार के द्वारा जो पृथ्वी से कनेक्ट किया गया था इसको भी हटाना है। तो किसको पहले हटाएंगे, इस तार को यहाँ से कनेक्शन इसका हटाएंगे, छड़ को हटाएंगे। तो इस बात को ध्यान देना है, अगर तार को पहले हटा रहे हैं, छड़ को बाद में हटा रहे हैं तो वो अलग बात होगी, और अगर छड़ को पहले हटा रहे हैं, तार को बाद में हटा रहे हैं तो ये दूसरी बात होगी, दूसरी अलग बात नहीं। तो इसमें कौन सा प्रोसेस सही होगा, छड़ को पहले हटाना या तार को पहले हटाना? तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, कभी भी पहले छड़ को नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, इसको भी आपको समझना है।
कट कर दें। इसको हम क्या कर देंगे, पहले फर्स्ट स्टेप पहले क्या करेंगे, कट करेंगे। अब पहले कट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, छड़ को हटाते हैं, छड़ को हटाते हैं। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा कि जब यहाँ से कनेक्शन, पृथ्वी से कनेक्शन इसका हटा दिया गया, तो छड़ इसके संपर्क में है, निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एक दूसरे को बांधे रखेगा, ऋण आवेश को बांधे रखेगा, संबद्ध रहेगा इससे। लेकिन अगर पहले आपने छड़ को हटा लिया, जैसे ही आप छड़ को हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा ऋण आवेश क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा और ये उदासीन ही रहेगा, इस पर चार्ज आएगा। इसलिए सबसे पहले तार से जो कनेक्शन दिया गया है पृथ्वी में, इसको कट कर देंगे और ऋण आवेश को छड़ का आवेश से ये संबद्ध रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको हटाएंगे, ठीक, बाद में इसको हटाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो ऋण आवेश है, इस पर एक समान रूप से इस गोले पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आवेशित हो गया। तो ये क्या था, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले इस वस्तु को क्या लिया गया था, उदासीन लिया गया था। और एक एक स्टेप चलते चलते ये फिगर आप नाम दे सकते हैं तीसरा, और ये फिगर नाम आप दे सकते हैं चौथा, या स्टेप वाइज भी ले सकते हैं, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। तो इस प्रक्रिया में उदासीन वस्तु के पास छड़ को लाते हैं, ना कि उसके संपर्क में रखते हैं। जब संपर्क में नहीं रखते हैं, बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये तो था, एक गोला लिया गया। अब अगर हम दो गोलों को ले लें, तब उसको हम कैसे आवेशित करेंगे प्रेरण के द्वारा। तो एग्जाम में आपसे कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, या दिया जा सकता है आपके एग्जाम में कि संपर्क द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल दीजिए, या चालन द्वारा आवेशन स्पष्ट कीजिए, या प्रेरण द्वारा आवेशन स्पष्ट कीजिए। अब जैसे कि आपने जो एग्जाम्पल अभी दिया, उसमें से हटा करके दे दे कि दो गोले हैं, उदासीन हैं। अब उन दोनों गोलों को एक साथ कैसे आवेशित करें। तो अभी तो एक गोला लिया गया था, इसमें आपको क्या बताया गया है कि इसमें गोले को पृथ्वी से संबंधित करना पड़ता है, पृथ्वी के संपर्क में रखना पड़ता है, भू संपर्कित करना पड़ता है। लेकिन जब दो गोले लिए जाते हैं तो उस समय भू संपर्कित नहीं करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान देंगे। अब यहाँ देखो, इस पर आपको क्या बताया गया, मिटा दिया गया है, लेकिन आप बैक होकर के जैसे फिगर को देख लेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, जो लिया गया था उदासीन वस्तु गोले के रूप में, उसके पास हम धनावेशित छड़ लाए थे। तो जब धनावेशित छड़ लाए थे, तो यहाँ पर अभी लास्ट में जो फिगर बनाया गया था, उस पर बताइए कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था, माइनस चार्ज। यानी कि जब धनावेशित छड़ को लाएंगे उसके पास में, तो उस गोले पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक इसी तरीके से अगर उदासीन गोले के पास ऋण आवेश वाली छड़ को लाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो उस समय देखेंगे कि गोले पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है कि अगर धन छड़ को लाएंगे, धनावेशित छड़ को लाएंगे, तो गोले पर ऋण आवेश उत्पन्न, और अगर गोले के पास ऋण आवेशित छड़ को लाते हैं, तो उस समय गोला जो है वो धनावेशित होगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर दो गोले उदासीन गोले हैं, तो एक साथ उस पर आवेश कैसे आएगा। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक गोला था तो उसको भू संपर्कित किया गया था,
उदासीन है तो एक दूसरे के संपर्क में लिया गया है। अब यहाँ से मत समझिएगा कि जो है संपर्क द्वारा आवेशन है, ये प्रेरण द्वारा ही आवेशन है। इसमें हम एक दूसरे पदार्थ को लाएंगे, जैसे छड़ उसमें लाया गया था, इसमें भी हम छड़ को लाते हैं, तो वो चीज़ इसके संपर्क में नहीं रखेंगे। अभी ये उदासीन है तो इस उदासीन गोलों को एक दूसरे के साथ सटा करके रखा गया है और ये कुचालक छड़ है, कुचालक छड़ या स्तंभ कह सकते हैं, कुचालक छड़। दोनों बोले क्या है उदासीन। अब उदासीन है तो अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो प्लस जितने धन आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋण आवेश भी होंगे। तो इस पर जो है कुछ प्लस चार्ज दिखा दिए गए हैं, तो जितना धन चार्ज दिखाया गया उतनी ही मात्रा में आप क्या करिए, ऋण आवेश को भी दर्शा दीजिए। अब जब इन दोनों गोलों को जो कि उदासीन है, ये भी उदासीन है और यह भी उदासीन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके पास स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, फिगर नाम दे रहा हूं, फिगर 1। अब यही जो दोनों उदासीन गोले लिए गए हैं, इसके पास क्या करते हैं, छड़ को लेकर के आते हैं। अब वो धनावेश भी मान सकते हैं, ऋण आवेश भी मान सकते हैं। धनावेशित छड़ है ये, धनावेशित छड़ जब लाएंगे तो क्या होगा, अगर इसके पास ला रहे हैं धनावेशित छड़ को, तो जितने ऋण आवेश हैं ये धनावेशित छड़ सभी ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा और जितने भी धन आवेश हैं उसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ऐसा होने के कारण इसका एक सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा और इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इस धनावेशित छड़ को हटा दीजिए। तो जब इस धनावेशित छड़ को हटाते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर उदासीन बोला, लेकिन सबसे पहले धनावेशित छड़ को ना हटा करके क्या करते हैं, इसके पास में ही छड़ को रखते हैं, दोनों गोलों को हटाते हैं एक दूसरे से। जब एक दूसरे से पहले गोलों को हटाया गया, अभी ये धन आवेशित जो छड़ है अभी इसके संपर्क में ही रखते हैं, इसके जैसे थोड़ा दूरी पर ही रखते हैं, दूरी पर रखते ही इसको पहले हटाते हैं दूसरा गोला। तो जब दूसरा गोला हटाएंगे तो ये जो धन आवेश से आवेशित था इस पर एक समान रूप से ये धन आवेश वितरित हो जाएगा और ये ऋण आवेश जो है इसका एक सिरा इससे संबद्ध रहेगा। तो ये है फिगर आपका तीसरा। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इस छड़ को यहाँ से हटाएंगे। जब छड़ को हटाते हैं तो ये जो एक सिरा ऋण आवेश से आवेशित था, अब ये इस पर एक समान रूप से ऋण आवेश हो जाएगा और इस पर तो यही इसी स्टेप में ही क्या हो गया था, एक समान रूप से आवेशित हो गया था। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऋण आवेश से आवेशित हो गया और दूसरा गोला जो है वो धन आवेश से धनावेशित हो गया। तो ये है आपका फाइनल फिगर, स्टेप 4 तक जाएंगे। तो ये क्या था, प्रेरण द्वारा आवेशन, लेकिन कब, दो गोलों को एक साथ अगर आवेशित करना है तो इस प्रकार से आप आवेशित करेंगे।
उदासीन दोनों को एक साथ में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप इसमें, इसके पास धनावेशित छड़ को लाएंगे और धनावेशित छड़ को जब लाते हैं तो इसका एक सिरा ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, दूसरा सिरा धनावेश से, क्योंकि ये धनावेशित छड़ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करता है। तो दूसरा सिरा जो रहेगा वो धन हो जाएगा और पहला सिरा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों कोणों में से सबसे पहले छड़ को पास में रखकर ही गोलों को अलग कर देंगे। तो गोलों को जब अलग किया जाएगा तो इस पर धन आवेश हो जाएगा और ये जो ऋण आवेश रहता है इससे संबंधित रहता है, संबद्ध रहता है, इससे जुड़ा रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, छड़ को हटा देंगे। तो छड़ को हटाएंगे तो ऋण आवेश इस पर क्या होगा, एक समान रूप से पूरे पार्ट पर वितरित हो जाएगा। तो ये था आपका प्रेरण द्वारा नेगेटिव। अगर आवेश है इस छड़ पर तो ये धन आवेश को क्या करेगा, एक तरफ खींच लेगा और ऋण आवेश क्या होगा, दूसरा सिरा हो जाएगा। तो ऋण आवेशित छड़ को भी ला करके ये प्रक्रिया आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको आवेशन की प्रक्रिया क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। इस लेक्चर को आप एक बार दो बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप ये पूरा लेक्चर आपको याद हो जाएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो क्या वस्तुओं के द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता है प्रभाव तो कैसे पड़ता है प्रभाव, कितने द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें भी कई एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।